नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। सोनिया कमरे में अकेली बैठी थी। प्रताप भोंसले, देवराज चौहान और जगमोहन के बुलावे पर गया हुआ था। सोचों के भाव थे सोनिया के चेहरे पर। बार बार उसकी निगाह बगल के बंद कमरे के दरवाजे पर उठ रही थी, जहां मोहन भोंसले 2 दिन से बंद था। न तो खुद कमरे से बाहर आता था, न ही किसी को भीतर आने देता था। बाथरूम जाने के लिए जब कमरे से बाहर निकलता तो उस पल दरवाजे पर ताला लगा देता था। 2 दिन से वो नहाया भी नहीं था। यहाँ तक कि रात को वो कमरे में अकेला दरवाजा बंद करके कमरे में नींद लेता था और प्रताप सोनिया इसी कमरे में रात बिताते थे। एक बार भी मोहन भोंसले दरवाजे से झांक कर नहीं देखता कि दोनों क्या कर रहे हैं। मोहन भोंसले के इस व्यवहार पर सोनिया मन ही मन परेशान थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि मोहन भोंसले के इस व्यवहार का क्या मतलब है। जब से उसने सोनिया और प्रताप को एक साथ देखा था, तब से ही मोहन भोंसले के व्यवहार में बदलाव आ गया था। सोनिया ने दीवार में लगी घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। आज तो मोहन भोंसले ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ता देने के लिए सोनिया ने दरवाजा थपथपाया था, परंतु मोहन भोंसले ने दरवाजा नहीं खोला। पुकारने पर उसने जवाबी आवाज भी नहीं दी थी। सोनिया उठी और आगे बढ़कर दरवाजा थपथपाया। आधे मिनट के इंतजार के बाद मोहन भोंसले ने दरवाजा खोला। इतना ही खोला कि वो बाहर वाले को देख सके। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और अस्त व्यस्त थे। खाना खा लो, सोनिया बोली। बना रखा है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मोहन भोंसले कुछ पल सोनिया को देखता रहा, फिर बोला, ले आओ। सोनिया कुछ कहते कहते रुकी, फिर पलटकर चली गई। मोहन भोंसले उसी प्रकार दरवाजा थोड़ा सा खोले खड़ा रहा। नजरें दूसरे कमरे में घूम रही थी। 5 मिनट बाद सोनिया खाने का थाल लिए लौटी। मोहन भोंसले ने दरवाजा थोड़ा खोला और खाने का थाल पकड़ा। उसे भीतर लेकर दरवाजा बंद करने लगा कि सोनिया ने तुरंत हाथ बढ़ाकर दरवाजे का पल्ला थाम लिया। मोहन ने उसे देखा। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, सोनिया ने बेचैन स्वर में कहा। क्या बात है? तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे। हर वक्त कमरे में बंद रहते हो। रात को भी मुझे कमरे में नहीं आने देते। मेरे से बात भी नहीं कर रहे। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हें मेरी परवाह करनी चाहिए। तुमने जो भी कहा उसका जवाब तुम्हारे पास है। मोहन भोंसले के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की और तुम्हारा चेहरा बता रहा था कि जो भी हो रहा था उसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल थी। तुम गलत सोच रहे। प्रताप हर तरफ से मेरे से अच्छा है ना। मुझे प्रताप से क्या मतलब? तुम मेरे पति। प्रताप ने कहा कि तुम मेरे से शादी करके पछता रही हो। प्रताप ने कहा और तुमने मान लिया। वो कमीना ऐसे ही बोलता है। मैं तो छोड़ो इन बातों को, मुझे अभी बहुत काम है। तुम बंद कमरे में रहकर क्या करते हो? अपना भविष्य संवारने का प्रयत्न करने में लगा हूँ। भविष्य? तुम? तभी मोहन भोंसले ने दरवाजा बंद कर लिया। सोनिया बंद दरवाजे को देखती रही। उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी। उसके बाद सोनिया ने अपने लिए कोई कॉफी बनाई और सोफे पर बैठकर घूंट भरने लगी। देखने में वो जितनी शांत लग रही थी, उसके भीतर उतनी ही हलचल मची थी। सोचों का केंद्र मोहन भोंसले था। उसने उसे प्रताप के साथ देख लिया था। बात इतनी ही होती तो सब कुछ ठीक कर लेती, परंतु उसे महसूस हो रहा था कि बात कुछ और है। मोहन कुछ करने वाला है। 4:30 बजे प्रताप आ पहुंचा। दोनों की नजरें मिली। तू कुछ चिंता में लगती है, प्रताप उसके सामने बैठता हुआ बोला। सोनिया ने बियर और विस्की की मिली जुली गंध महसूस की। मोहन कोई गड़बड़ कर रहा है। कैसी गड़बड़? प्रताप की आंखें सिकुड़ी। ये तो नहीं पता, लेकिन उसका व्यवहार यही कहता है। 2 दिन से वो कमरे में बंद है, बाहर नहीं निकलता। निकलता है तो कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देता है कि कोई भीतर न जाए। आखिर वो कमरे में कर क्या रहा है? वहम में मत पड़ो। प्रताप के चेहरे पर नशे से भरी मुस्कान उभरी। ऐसा करके वो अपनी नाराजगी जता रहा है। हम दोनों प्यार कर बैठे हैं और उसे चिंता है कि उसकी खूबसूरत बीवी हाथ से न चली जाए। मेरी बात को मजाक में मत लो। ये मजाक ही तो है कि मोहन की तुम चिंता कर रही हो। प्रताप ने सिगरेट सुलगा ली। मुझे डर है कि कहीं वो डकैती खराब न कर दे, सोनिया ने गंभीर स्वर में कहा। प्रताप टकटकी बांधे सोनिया को देखने लगा। सोनिया के खूबसूरत चेहरे पर गंभीरता थी। ऐसा कुछ कहा मोहन ने? प्रताप ने पूछा। नहीं। तो फिर तू ऐसा क्यों सोचती है कि मोहन ऐसा कोई कदम उठाएगा?
पता नहीं, मेरा दिल कहता। दिल की बातें मत कर मेरे से, दिमाग जो कहे वो कहे। दिमाग भी कुछ ऐसा ही सोचता है। मोहन में ऐसा दमखम नहीं कि वो ऐसा कुछ कर दे, फिर भी एक बार मैं उसको धमका देता हूँ। साला अगर ऐसा कुछ करने को सोच रहा है तो संभल जाएगा। प्रताप की निगाह कमरे के बंद दरवाजे की तरफ उठी। देवराज चौहान और जगमोहन से क्या बात हुई? वो सब बाद में बताऊंगा। प्रताप ने कस लिया और उठता हुआ बोला, पहले मोहन को समझा दूं। ठीक से बात करना, वो गुस्से में है, सोनिया बोली। प्रताप बंद दरवाजे पर पहुंचा और उससे थपथपाया। कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा थपथपाया। क्या है? भीतर से मोहन भोंसले की आवाज आई। दरवाजा खोल, प्रताप नम्र स्वर में बोला। क्यों? तेरे से बात करनी है। अपने भाई से ऐसी क्या नाराजगी कि दरवाजा बंद करके बैठा है? प्रताप ने हंसकर कहा। कुछ देर बाद बाहर आता हूँ। भीतर से मोहन भोंसले की आवाज आई। प्रताप पलटकर सोनिया के पास आ गया। उस दिन से मोहन का व्यवहार बहुत बदल गया है, सोनिया बोली। मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर, प्रताप बैठता हुआ कह उठा। कॉफी तो तुम लोगे नहीं? चढ़ा रखी है, खाना चाहिए तो लगा देती हूँ, बाहर से खा लिया था। प्रताप ने प्यार भरी निगाहों से सोनिया को देखा। इस तरह बाहर घूमता रहेगा तो पुलिस की नजरों में आ जाएगा, सोनिया ने कहा। ये चिंता मुझे भी है, डकैती होने तक मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। देवराज चौहान से क्या बात हुई? प्रताप बताने लगा। उसने ललित कालिया से वास्ता रखती बातें भी बताई। सोनिया ललित कालिया के बारे में कुछ कहने वाली थी कि तभी दरवाजा खुला कमरे का और मोहन भोंसले खाने की थाली बर्तन उठाए बाहर निकला। दोनों की निगाह उसकी तरफ उठी। मोहन भोंसले ने बर्तन नीचे रखे और कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगाया और करीब सोफे पर आ बैठा। कैसा है तू? प्रताप ने मुस्कुराकर अपनेपन से पूछा। मोहन भोंसले मुस्कुरा पड़ा। नाराज तो नहीं लगता तू? नहीं, मोहन भोंसले बोला। सोनिया कहती है कि तू नाराज है। मेरी बीवी दिल की बात तेरे को बता देती है और तेरे को उसकी बहुत चिंता है, नाराज मत हो। उसके बाद हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, सोनिया से पूछ ले, प्रताप ने कहा। मोहन भोंसले होठों पर मुस्कान लिए प्रताप को देखता रहा। कमरा बंद करके तू क्या कर रहा है? प्रताप ने पूछा। अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा हूँ। बंद कमरे में तू भविष्य की प्लानिंग करता है तो इसमें कमरा बंद करने की क्या जरूरत है? मोटे नोट वाले हैं, डकैती होने जा रही है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि नोटों का क्या करना। कमरा बंद करके ये सब सोचना मेरी समझ से बाहर है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तू तो रात को भी अपनी बीवी को मेरे कमरे में छोड़ देता है, प्रताप बोला। तो क्या हो गया? तुम दोनों में पहचान हो चुकी है। सोनिया तेरे पास रहे या मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे से नाराज है प्रताप, सोनिया गहरी सांस लेकर बोली। पत्नी से नाराजगी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, फिर तो मैं तेरा भाई हूँ। जो मुझे पता है तू मेरा भाई है। मोहन भोंसले का स्वर बेहद शांत था। तू तो सच में नाराज है। क्यों सोनिया? मैंने तो पहले ही कहा है कि तेरी गलती से मेरे पति मेरे से नाराज हो गए हैं, सोनिया बोली। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नोट आते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्यों मोहन? मोहन भोंसले चुप रहा। तेरे को पता है ना कि मैं मुंबई कहाँ गया था? प्रताप ने पूछा। मालूम है, तो तूने मेरे से पूछा नहीं कि देवराज चौहान से मेरी क्या बात हुई? जरूरत नहीं समझी, मैं अपनी काम की तरफ ध्यान दे रहा हूँ जो जगमोहन ने मुझे करने को कहा है, मोहन भोंसले ने सामान्य स्वर में कहा। डकैती में तेरे को जो काम करना है वो तू जाने। तो तू बहुत ज्यादा नाराज है, प्रताप भोंसले ने मोहन की आंखों में झांका। तेरा इरादा गड़बड़ करने का तो नहीं है? कैसी गड़बड़? तू कोई उल्टी हरकत करके डकैती को असफल बना दे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने तेरी खूबसूरत सी पत्नी पर हाथ डाला है, उसे बड़े प्यार से भोगा है। मोहन भोंसले खुलकर मुस्कुराया। मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं एक औरत की खातिर 10 करोड़ गवा दूंगा? 10 नहीं 20, सोनिया बोली। हमें 20 मिलेगा, वो हम दोनों का, तुम्हारा ही तो है। मोहन भोंसले ने सोनिया को देखा और बिना कुछ कहे उठ गया। बैठ तो, तेरे को जाने की जल्दी क्या है? मैं एकांत चाहता हूँ, मेरे पास सोचने को बहुत कुछ है, कहकर मोहन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कोई गड़बड़ मत करना मोहन, यह करोड़ों का मामला है, पीछे से प्रताप ने कहा। मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, कहते हुए मोहन ने दरवाजे पर लगा ताला खोला और भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। सिटकनी लगाई जाने की आवाज सुनाई दी। सोनिया ने उसी पल प्रताप से कहा, यह कमरा इस तरह बंद क्यों रखता है? किसी को भीतर क्यों नहीं जाने देता? नक्शा दिखा रहा। नहीं प्रताप, वो जरूर कुछ करेगा, गलत करेगा, मैं मोहन की आदतों को अच्छी तरह जानती हूँ।
सोनिया व्याकुलता से कह उठी, कुछ बातें औरतें जल्दी भांप लेती। बहुत मोटी डकैती होने जा रही है। मोहन को पैसे की जरूरत है। वो कभी नहीं चाहेगा कि डकैती में अड़चन आए। प्रताप, तुम मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करती हो? जाने मन, तेरे पर तो मैं फिदा ही हो चुका हूँ। डकैती के बाद तू मेरे साथ चल देगी। मजे से कहीं रहकर जिंदगी बिताएंगे, मजा करेंगे। मोहन से तेरा पीछा छूट जाएगा। प्रताप हंसकर कह उठा, तू सिर्फ मेरे बारे में सोचा कर, प्रताप की चिंता किया कर। परंतु सोनिया के चेहरे पर बेचैनी छाई रही। तुम ये तो देखो कि वो दरवाजा बंद करके कमरे में क्या कर रहा है। सोनिया बोली, कुछ नहीं कर रहा, वहम में मत पड़। ये मेरा वहम नहीं है, वो जरूर कुछ कर रहा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। जवाब में प्रताप नशे भरी हंसी हंसा। सोनिया खींच भरी निगाहों से उसे देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई। जगमोहन ने छठे दिन मारियो गोवानी को फोन किया। मोहित ने कॉल रिसीव की। उसके बाद मारियो गोवानी से बात हुई। वो कुछ व्यस्त सा महसूस हुआ बातों से। हाँ जगमोहन बोल, मारियो गोवानी की आवाज कानों में पड़ी। व्यस्त है तो मैं बाद में बात कर लूंगा, जगमोहन बोला। तेरे लिए वक्त ही वक्त है। क्या कोई और काम हाथ में ले रखा है? नहीं, जब तक तेरा काम नहीं होगा दूसरे कामों में हाथ नहीं डालना है। तू कहे। तैयारी हो गई? जगमोहन ने पूछा। हो रही है। इस काम में तुम दो ही होंगे या अन्य लोग को भी ले रहे हो? हम दो ही बहुत है। कब तक तैयारी पूरी होगी? 11 तारीख से पहले ही तैयारी पूरी हो जाएगी। हमारा काम तो 11 तारीख को ही। तारीख की तरफ ध्यान मत दे। तूने जो तैयारी की है वो मुझे बतानी होगी कि क्यों? मेरी तसल्ली कराना तेरा काम है। ये क्या बात हुई? क्या तेरे को मारियो पर भरोसा नहीं? मारियो गोवानी के स्वर में नाराजगी उभर आई थी। ये बात नहीं मारियो, जगमोहन ने बेहद शांत स्वर में कहा। तैयारी में कभी कभी कोई कमी रह जाती है जिसे कि सामने वाला ही महसूस कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई कहीं लापरवाही हो और सारा काम बिगड़ जाए। मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, पर एक बार मैं तेरी तैयारी पर नजर डालना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। चंद पल ठिठक कर मारियो गोवानी का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। ठीक है, मैं तेरे को परसों फोन करके बुलाऊंगा, अपनी तैयारी दिखा दूंगा। शुक्रिया मारियो, जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। रमेश गोरे नीरा के साथ खंडाला पहुंचा। मुंबई से खंडाला का सफर कार पर किया था। दोनों खुश थे कि वे शादी करने जा रहे हैं। आज रमेश गोरे नीरा की मां से मिला था। रमेश गोरे का मां से अच्छा स्वागत किया था। वो भली औरत लगी थी उसे। स्नेह से उससे बात करती रही थी। उसके बाद वे कार पर खंडाला आ पहुंचे थे कि यहाँ की खूबसूरत जगह में वे कोई फ्लैट पसंद कर सके। गोरे ने आज छुट्टी ले रखी थी ऑफिस से। वो भी खंडाला में जल्दी फ्लैट ले लेना चाहता था। उसका इरादा था कि फ्लैट लेने के तुरंत बाद शादी कर लेगा। नीरा के करीब रहने की उसे जरूरत महसूस होने लगी थी। अपने माँ बाप को बता दिया था कि शादी करने वाला है। ये जानकर माँ बाप भी खुश थे। देवराज चौहान से उसे पैसा मिल चुका था कि वो फ्लैट ले सके। नीरा ने यह कभी नहीं पूछा था कि फ्लैट के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया। दिन भर खंडाला की खूबसूरत वादियों में घूमते फ्लैट देखते रहे। 3 अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने संपर्क किया था। 7-8 फ्लैट देखे थे। कोई पसंद आया तो कोई नहीं आया। शाम होते ही वापस मुंबई जाने का प्रोग्राम बना लिया कि कुछ दिन बाद फिर फ्लैट देखने खंडाला आएंगे। खूबसूरत नीरा को करीब पाकर गोरख खुश था, परंतु मस्तिष्क में यह सोचकर सुई जैसी चुंबन उठती कि डकैती में देवराज चौहान की सहायता करने जा रहा है। क्या सब कुछ ठीक से निपट जाएगा? अगले 4 दिनों तक देवराज चौहान और जगमोहन व्यस्त रहे। 11 तारीख करीब आती जा रही थी। जगमोहन मारियो गोवानी से मिलकर उसकी तैयारी देख चुका था। मारियो की तैयारी ठीक थी। चंद बातें जगमोहन ने उसे जरूर समझाई। मारियो गोवानी की तरफ से उसे तसल्ली हो चुकी थी। इस बीच जगमोहन मोहन भोंसले और सोनिया से मिलने 2 बार फ्लैट में जा चुका था। यूं तो फ्लैट का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं था। मोहन भोंसले अभी भी फ्लैट के उसी कमरे में बंद रहता था, परंतु जब भी जगमोहन आया उसे सब कुछ सामान्य दिखा। मोहन कमरे से बाहर आ जाता था और सोनिया से प्यार से बोलता था, जैसे कि बहुत ही प्यार से जीवन बिता रहे हो। प्रताप भी जगमोहन के सामने ठीक से पेश आता था। जगमोहन सोनिया और मोहन भोंसले को उस काम की बारीक बातें समझाता रहता था जो काम उन्होंने डकैती के दौरान करना था। सोनिया और मोहन ने अपने अपने काम को ठीक से समझ लिया था। जाते वक्त जगमोहन ने उन्हें बता दिया था कि परसों सुबह उनका काम शुरू होगा
और मोहन भोंसले को मुंबई से कश्मीर की फ्लाइट की टिकट दे दी थी। जगमोहन ने जो कि दिल्ली होते हुए कश्मीर जानी थी। ये जानकर कि काम शुरू होने वाला है, उनके शरीरों में अजीब सा तनाव व्याप्त होने लगा था। जगमोहन के जाने के बाद मोहन भोंसले ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। सोनिया ने चमक भरी नजरों से प्रताप को देखा। क्या देखती है? पूछते हुए प्रताप ने मुस्कुराकर भौहें नचाई। ये डकैती सफल रहेगी ना? सोनिया ने धीमे स्वर में पूछा। देवराज चौहान डकैती को सफल करेगा, पर मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। सोनिया कह उठी। तुझे बेशक न हो, पर मुझे देवराज चौहान पर पूरा भरोसा है। देवराज चौहान की नहीं, मोहन की बात है। मुझे उसकी चिंता है। उसने कुछ कहा? नहीं, लेकिन मैंने मोहन की आंखों में ऐसे भाव देखे हैं जो कि अच्छे नहीं है। बेकार की बात मत कर, प्रताप ने तीखे स्वर में कहा। मोहन को भी पैसे की जरूरत है, वो भी चाहता है कि डकैती सफल रहे। या तो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही, सोनिया उखड़े स्वर में कह उठी। मोहन मेरी परी। प्रताप आगे बढ़ा और सोनिया को बाहों में भर लिया। जगमोहन ने तेरे को जो काम करने को कहा है वो तू कर लेगी ना? कहीं उसके लिए तो परेशान नहीं हो रही? वो तो मेरे लिए मामूली काम है। मैं मोहन के बारे में भूल जा मोहन को। कहने के साथ ही प्रताप ने सोनिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। सोनिया कसमसाई, फिर खुद को ढीला छोड़ दिया। आज की शाम बहुत खास थी इन लोगों के लिए। स्विट्जरलैंड से आने वाली स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 606 यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर 7 बजे पहुंचने वाली थी, जिसमें कि 500 करोड़ का सोना भी मौजूद था। फ्लाइट नंबर 606 में 180 यात्रियों की जगह थी, जबकि इसमें मात्र 40 ही यात्री थे। स्विस सरकार ने ऐसा इसलिए किया था कि यात्रियों का सामान रखने वाली जगह खाली रहे और उसमें सोना रखा जा सके। देवराज चौहान, जगमोहन, रवीना, प्रताप भोंसले, ललित कालिया, जैकी, काका मेहर एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे खड़ी कारों में बैठे थे। देवराज चौहान और जगमोहन के अलावा कोई नहीं जानता था कि मामला क्या है। देवराज चौहान ने सबसे इतना कह दिया था कि 10% चांस है कि उन्हें अभी हरकत में आना पड़े। एक फोन आएगा और उसी से ये बात तय होगी कि अभी हरकत में आना है या कल सुबह। मोहन भोंसले और सोनिया भी एक कार में उन सबसे कुछ दूरी पर मौजूद थे। देवराज चौहान ने अभी तक उन्हें अलग ही रखा था। अगर अभी काम करना पड़ा तो इन दोनों को सबके साथ ही लिया जाना था। मारियो गोवानी और मोहिते भी इस वक्त सड़क किनारे खड़ी एक वैन में मौजूद थे। पीछे वो कार खड़ी थी जिसमें मोहिते वहां पहुंचा था। मारियो वैन में आया था। दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। इस काम के लिए वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। उन्हें देवराज चौहान का फोन आने का इंतजार था। आज काम नहीं होगा, मारियो गोवानी बोला। सरकार गोल्ड को रात पर एयरपोर्ट पर ही रखेगी। पक्का? सरकारी काम, खास तौर से जो 500 करोड़ की कीमत वाले गोल्ड से वास्ता रखता हो, वो दिन में ही होंगे। देवराज चौहान का भी ऐसा ही ख्याल है, परंतु वो सतर्कता से हर पहलू पर सोचकर चल रहा है। वो अपने काम में एक्सपर्ट है। 500 करोड़ का गोल्ड बहुत ज्यादा होता है मारियो, मोहित ने शांत स्वर में कहा। सच में ज्यादा होता है, मारियो गोवानी मुस्कुरा पड़ा। हमें सिर्फ 15 करोड़ मिल रहा है। 15 करोड़ भी कम नहीं होता। 500 करोड़ की मत सोच, 15 की सोच, शांति मिलेगी। देर से कार में बैठा प्रताप भोंसले दरवाजा खोलकर बाहर निकला और पीछे खड़ी कारों की तरफ बढ़ने लगा। हर कोई अलग अलग कार में आया था। देवराज चौहान ने ही कहा था कि वो अपनी अपनी कार का इंतजाम करके आए। ऐसा इसलिए कि अगर गोल्ड को एयरपोर्ट से कहीं ले जाया जाता है तो कारों के दम पर गोल्ड ले जाने वालों के रास्तों पर अड़चन पैदा की जा सकती है। प्रताप ललित कालिया वाली कार के पास पहुंचा। ड्राइविंग सीट पर बैठे ललित कालिया से नजरें मिलते ही प्रताप का हाथ अपने कपड़े में छिपी रिवॉल्वर पर गया और उसके मौजूद होने का एहसास पाकर हाथ नीचे आ गया। प्रताप झुककर धीमे स्वर में बोला, रिवॉल्वर लाया है? हाँ, 80,000 में खरीदी है, ललित कालिया ने कहा। देवराज चौहान क्या करने वाला है? पता नहीं। कितनी बुरी बात है कि हम डकैती में शामिल है और हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रताप ने मुंह बनाया। एन मौके पर ही बताएगा वो। तभी प्रताप का फोन बजा। देवराज चौहान का फोन था कि वो अपनी कार में जाए और बेवजह बाहर ना निकले। प्रताप भोंसले कार में चला गया। मोहन भोंसले और सोनिया एक ही कार में बैठे थे। सोनिया को देवराज चौहान ने यही कहा था कि वो मोहन के साथ कार में ही रहे। मोहन स्टीयरिंग सीट पर था और खामोश सा था। काफी देर से उसने सोनिया के साथ बात नहीं की थी। तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? बगल में बैठी सोनिया कह उठी।
कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि वो तुम्हारे भाई की गलती थी, उसने जबरदस्ती की मेरे साथ। तुमने तब से ही मेरे से मुंह फुला रखा है। मैं सिर्फ 10 करोड़ के बारे में सोच रहा हूँ, मोहन भोंसले शांत स्वर में कह उठा। 10 नहीं 20, हमें 20 करोड़ मिलने वाला है। इसमें 10 करोड़ ही मेरा है, ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है? हम पति पत्नी हैं, सोनिया ने झल्ला कर कहा। मोहन भोंसले चुप रहा। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए कि पैसा आ जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं। हमें मुंबई छोड़नी होगी, वरना पुलिस के हाथों में पड़ जाएंगे। तुमने इस बारे में कोई प्लान नहीं बनाया? मोहन भोंसले ने कुछ नहीं कहा। कुछ तो सोचा होगा तुमने कि क्या करना है नोट आ जाने के बाद? सोनिया ने पुनः पूछा। अभी पैसा हाथ नहीं आया है, आ जाएगा। जब आ जाएगा तभी इस बारे में बात करना। सोनिया मोहन भोंसले को घूरती रही, फिर बोली, तुम इतने रुखे तो नहीं थे कभी। मोहन भोंसले ने कुछ नहीं कहा। सोनिया ने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पर हाथ रखकर कह उठी, प्लीज मोहन, मुझसे बात करो। तुम्हारी नाराजगी मुझे अच्छी नहीं लग रही। मोहन भोंसले सोनिया को देखकर मुस्कुराया। बात करो जैसे पहले किया करते थे। सोनिया के स्वर में आग्रह था। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि तुम 8-9 दिन कमरे में बंद रहकर क्या करते रहे? अपने को कमरे में बंद क्यों रखा? मैं तुम्हारे और प्रताप के बीच नहीं आना चाहता। फिर वही बात? कुछ नहीं है मेरे और प्रताप के बीच, सोनिया झल्ला कर कह उठी। मोहन भोंसले ने मुस्कुराकर मुंह फेरा और सड़क पर जाते वाहनों को देखने लगा। जगमोहन कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर मौजूद था। दोनों में काफी देर से बात नहीं हुई थी। तभी जगमोहन कह उठा, रमेश गोरे फोन करना भूल तो नहीं गया? 5:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटे में वो प्लेन आने वाला है। ये बात वो नहीं भूलेगा, देवराज चौहान बोला। अगर सोना एयरपोर्ट पर ही रखना होगा तो ये बात रमेश गोरे को पता चल चुकी होगी, क्योंकि सोना रखने की तैयारी में भी तो वक्त चाहिए। रमेश गोरे कार्गो का सिक्योरिटी चीफ है। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। अभी तक उसे सोना संभालने के आदेश नहीं मिले तो स्पष्ट है कि सोने को हाथों हाथ ले जाने का प्रोग्राम होगा। ऐसा होता तो भी गोरे को खबर मिल गई होती। सोना ले जाने के लिए सरकारी इंतजाम वहां पहुंच चुके होते। मेरी मानो तो गोरे को फोन करके देखो। उसे फोन करने में इतना लेट नहीं करना चाहिए। अब फोन करके देखो, उसे फोन करने में इतना लेट नहीं होना चाहिए। वो भूल भी सकता। जगमोहन अपने शब्द पूरा ना कर सका। देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान, मैं रमेश गोरे। कहो। देवराज चौहान सतर्क दिखने लगा। स्विट्जरलैंड से आने वाली फ्लाइट नंबर 606 में कोई खास चीज आ रही है, परंतु हमें बताया नहीं गया है कि वो क्या चीज है। जैसा कि तुम कहते हो वो गोल्ड ही होगा। सरकारी अधिकारी ऊपर से ऑर्डर लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वो कार्गो का वॉल्ट खाली करा रहे हैं कि प्लेन में आने वाला महत्वपूर्ण सामान वॉल्ट में रखना है। साथ में सरकारी गनमैन भी है, जो करीब 10 है। सरकारी अधिकारियों का कहना है वो सामान 2 दिन तक वॉल्ट में रखा जाएगा। परसों वो इस सामान को यहाँ से ले जाएंगे। परसों? देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। कल का पूरा दिन वो सामान कार्गो के वॉल्ट में ही पड़ा रहेगा। गोरे की आवाज आई। ये पक्की खबर है? देवराज चौहान ने पूछा। पूरी तरह पक्की। तो अब तुम्हें कार्गो के वॉल्ट की सुरक्षा पर ध्यान देना है। वो 10 गनमैन कहाँ तैनात किए जाते हैं? तुम्हें मुझे ये भी बताना है कि हम कैसे कार्गो के वॉल्ट में प्रवेश कर सकते हैं। तुम लोग कार्गो के वॉल्ट में प्रवेश करोगे? रमेश गोरे की आवाज में कुछ घबराहट आ गई थी। उसके बिना वहां रखा गोल्ड हम नहीं ले जा सकते। वॉल्ट की सुरक्षा कहाँ पर कमजोर है, तुमसे बेहतर ये बात कोई नहीं जान सकता। तुम वहां के सिक्योरिटी चीफ हो। मेरी ड्यूटी रात 10 बजे खत्म हो जाएगी, तब तक मैं काफी कुछ जान लूंगा। गोरे की आवाज आई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी कब लगेगी? कल दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की मेरी शिफ्ट है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम कल सुबह 6 बजे वाली शिफ्ट में अपनी ड्यूटी लगवा लो। ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी ड्यूटी का टाइम कैसे तय कर सकता हूँ? रमेश गोरे का तेज स्वर कानों में पड़ा। तुम देखोगे कैसे अपनी ड्यूटी सुबह की शिफ्ट में लगवा सकते हो, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और जगमोहन से कहा, सबको वापस जाने को कह दो, काम कल होगा। गोल्ड परसों तक कार्गो के वॉल्ट में रहेगा। मोहन और सोनिया से कह दो कि उन्हें कल सुबह उसी प्लान पर काम करना है। मारिया गोवानी से भी कहो कि गोल्ड एयरपोर्ट पर रखा जा रहा है। ऐसे में कल सुबह वाली योजना पर काम होगा। शाम के 6:30 बजे सीनियर इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े अपने असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहिद खान के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा।
ऊपर से ऑर्डर आया था कि पवन कुमार वानखेड़े की ड्यूटी एयरपोर्ट के कार्गो के वॉल्ट पर तब तक लगाई जाए जब तक कि ऊपर से दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाता। वानखेड़ा का काम वॉल्ट की सुरक्षा पर नजर रखना है। इस काम के ऑर्डर मिलते ही वानखेड़े ने अपने साथ इंस्पेक्टर शाहिद खान की ड्यूटी भी अपने साथ लगवा ली। फ्लाइट नंबर 606 के आने में आधा घंटा बाकी था। वो सही समय पर आ रही थी। मामूली सी गड़बड़ हो गई थी। रात 11 बजे देवराज चौहान और जगमोहन रमेश गोरे से मिले थे। गोरे ने बताया कि 4 फुट ऊंची और 4 फुट लंबी चौड़ी लकड़ी की 50 पेटियां है जो कि कुछ भारी है। उन्हें प्लेन से उतारकर कार्गो के वॉल्ट में रखा गया है। वहां पर सरकार की तरफ से भेजे 10 गनमैन पहरे पर है और रात 2 बजे से 10 दूसरे गनमैन उसकी जगह ले लेंगे। इसी तरह 10 बजे उनकी जगह 10 अन्य गनमैन ले लेंगे। इसके अलावा उसमें वानखेड़े के बारे में बताया। वानखेड़े देवराज चौहान के होठों से निकला, मुझे पता है कि इंस्पेक्टर वानखेड़े को पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भेजा गया है। उसके साथ इंस्पेक्टर शाहिद खान भी है। दोनों कार्गो के वॉल्ट पर नजर रख रहे हैं। सोने की 2 पेटियां भी उन्होंने अपनी देखरेख में रखवाई। साथ में अन्य सरकारी अधिकारी भी थे, परंतु वे पेटियां रखवाने के बाद वहां से चले गए। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। वानखेड़े हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान होठ सिकोड़ कर रह गया। आप लोग इंस्पेक्टर वानखेड़े को जानते हैं? गोरे ने पूछा। वो हमें पहचानता है, देवराज चौहान बोला। ओह, रमेश गोरे बेचैन दिखा। गड़बड़ वाली बात अब कही गोरे ने। मेरी ड्यूटी कल सुबह वाली शिफ्ट में नहीं लग सकी। ये जरूरी था, देवराज चौहान बोला। तुम्हारी ड्यूटी के दौरान ही हमारा काम करना ठीक होगा, पर तब भी मैं तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। जो करना है तुम लोगों को ही करना है। ये बात पहले ही तय थी कि मैं तुम लोगों को सिर्फ भीतर की जानकारी दूंगा, गोरे ने घबरा कर कहा। हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं होगी, परंतु जानकारी तो तुम सब तब भी दे सकते हो। कैसी जानकारी? यही कि वहाँ की क्या स्थिति है, कब वो लोग क्या कर रहे हैं। ये बातें हमें पता चलती रहेगी तो इसमें हमें काम करने में आसानी होगी। हम फोन पर बातचीत करते रहेंगे, गोरे। रमेश गोरे ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हारी ड्यूटी कल दोपहर 2 बजे से है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, तो हम कल दोपहर 2 बजे के बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। गोरे परेशान दिखा। अब तुम हमें बताओ कि कल हम वॉल्ट में कैसे प्रवेश कर सकेंगे? कैसे? वहां पर 10 गनमैन पहरे पर। वॉल्ट किस स्थिति में है? वहां किस तरह के गनमैन फैले हैं? वॉल्ट को कैसे खोला जाता है? तुम लोग सफल नहीं हो सकते। गोरे के स्वर में कंपन था। चिंता मत करो, कोई भी बात तुम पर नहीं आएगी। तुम हर हाल में सुरक्षित रहोगे। तुम लोग पकड़े गए तो मेरा नाम बता दोगे। ऐसा नहीं होता। फंस जाने की स्थिति में हमारे मुंह से किसी का भी नाम नहीं निकलेगा। मैं तो पहले ही जानता था कि यह काम फंसने वाला है। मैं रमेश गोरे, देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तुम देवराज चौहान से बात कर रहे हो। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा नाम कभी भी हमारे द्वारा बाहर नहीं आएगा। गोरे ने गहरी सांस ली। चंद पल उसके बीच चुप्पी रही। हम कल 2 बजे के बाद ही अपना काम शुरू करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। तुम अब कार्गो के वॉल्ट के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दो। मुझे बारीक से बारीक बात की भी जानकारी चाहिए। वॉल्ट का दरवाजा कॉम्बिनेशन नंबर से खुलता है और जब भी सिक्योरिटी चीफ ड्यूटी पर आता है तो वो सावधानी के तौर पर अपनी पसंद के नंबर पर कॉम्बिनेशन लॉक लगाता है और ऑफिस को नंबर की जानकारी दे देता है। मैं समझा नहीं। सिक्योरिटी चीफ 3 है कार्गो में, एक मैं, 2 अन्य। 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी। वॉल्ट में अगर कीमती माल रखा हो तो एहतियात के तौर पर ड्यूटी पर पहुंचने वाला चीफ सावधानी के नाते पुराना कॉम्बिनेशन नंबर हटाकर अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन नंबर डाल देता है। उसे कैसा पता लगता है कि पुराना नंबर क्या है? ड्यूटी से हटते हुए पुराना सिक्योरिटी चीफ नए वाले को नंबर बता देता है। तभी जगमोहन कह उठा, फिर तो तुम हमें कॉम्बिनेशन नंबर बता सकते हो। हम आसानी से वॉल्ट के भीतर पहुंच जाएंगे। मैं फंस जाऊंगा ऐसा करके, रमेश गोरे घबरा कर बोला। तुम क्यों फंसोगे? वहाँ और भी तो होंगे जो वॉल्ट को सुरक्षा दे रहे होंगे। बात उन पर भी आएगी। नहीं, मैं इस स्थिति में मैं बचने का रास्ता तुम्हें बता देता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। तुम जब ड्यूटी पर अपना चार्ज संभालो और पहला का लगा कॉम्बिनेशन नंबर तुम्हें पता लगे तो उसे बदलना मत। ऑफिस में खबर कर देना कि वही नंबर चल रहा है, तुमने नहीं बदला।
ऐसे में कोई भी गड़बड़ होती है तो तुम नहीं फंस सकोगे। तुम्हें संदेह का लाभ जरूर मिलेगा कि तुमने कॉम्बिनेशन नंबर नहीं बदला, पहले वाला नंबर ही चल रहा था और जिसने वो नंबर सेट किया था वो ड्यूटी खत्म करके जा चुका है। ऐसे में ये बात किसी की समझ में नहीं आएगी कि नंबर तुमने लीक किया है या पहले वाले सिक्योरिटी चिप ने, या सोना ले जाने वालों ने खुद लॉक को खोला है। नहीं, ऐसा करना हम में तय नहीं हुआ, तो अब तय कर लेते हैं, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। हम तुम्हें टोटल 5 करोड़ देंगे। 5 करोड़? गोरे के चेहरे पर घबराहट थी। मामूली सा काम है और 5 करोड़ कम नहीं होता। थोड़ी बहुत मुसीबत आ भी गई तो उससे निपट सकते हो। तुम समझदार हो, सब संभाल लोगे। तुमने बताया था कि तुम शादी करने जा रहे हो। शादी के बाद तो जिंदगी के खर्चे शुरू होते हैं, पत्नी का खर्चा, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, हर कदम पर खर्चा। और इस उम्र में तुम ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। पैसा कमाने का तुम्हें बेहतरीन मौका मिल रहा है, चूको मत। जगमोहन के स्वर में गंभीरता भरी पड़ी थी। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी 500 करोड़ से, और हमारा काम आसान हो जाएगा। सब कुछ अच्छा रहेगा, अपनी हिम्मत कायम रखो। रमेश गोरे ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर दोनों को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गोरे, तुम कॉम्बिनेशन नंबर ऑफिस वालों को भी बताते हो? देवराज चौहान बोला। हाँ, तो वो नंबर का क्या करते हैं? रूटीन में वो उस नंबर को एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं, गोरे ने बताया। रजिस्टर कहाँ रखा जाता है? वही टेबल पर ही पड़ा रहता है। खुले में? हाँ, गोरे ने सर हिलाया। फिर तो वहां से वर्ड के दरवाजे का कॉम्बिनेशन नंबर देखकर कोई भी हमें बता सकता है ना? हाँ, गोरे की आंखें सिकुड़ी। तो फिर बात तुम पर क्यों आएगी? आई तो ये बात तुम पूछताछ करने वालों को बता सकते हो कि वर्ड के दरवाजे के कॉम्बिनेशन नंबर तो ऑफिस में कोई भी जान सकता है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें बहका नहीं रहा, सच कह रहा हूँ कि वो नंबर कभी भी सीक्रेट नहीं रहता होगा। कोई भी जानना चाहे तो जान सकता है। रमेश गोरे के गंभीर चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है गोरे, जगमोहन ने कहा। यह मौका हाथ से जाने दिया तो तुम्हारी गलती होगी। मैं फंसना नहीं चाहता, क्या पता तुम लोग डकैती में सफल हो भी पाते हो या नहीं, गोरे ने घबराहट भरे स्वर में कहा। एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, वहां कोई भीतर भी नहीं जा सकता। उस पर वर्ड के चारों तरफ 10 गनमैन मौजूद है, इंस्पेक्टर वानखेड़े और इंस्पेक्टर शाहिद खान। तुम फिक्र मत करो, ये सब संभालना हमारा काम है, देवराज चौहान ने कहा। मैं तुम्हें वर्ड के दरवाजे के कॉम्बिनेशन नंबर नहीं बता सकता, गोरे ने स्पष्ट मना कर दिया। अगर हम डकैती के दौरान ऑफिस से वो रजिस्टर ही उठा लाए तो तब तुम पर बात नहीं आएगी। तुम ऐसा कर लोगे? रमेश गोरे ने होठों से निकाला। हाँ, तुम हमें बताओगे कि एयरपोर्ट पर तुम्हारा ऑफिस कहाँ है और रजिस्टर किस टेबल पर मौजूद रहता है। हम वॉल्ट खोलने से पहले ही रजिस्टर को वहां से ले जाएंगे। देवराज चौहान गंभीर था। अगर न ला सके तो? मेरी बात का भरोसा करो गोरे, जो तुमसे कहा जा रहा है वो जरूर किया जाएगा, गोरे ने लंबी सांस लेकर कहा। अगर तुम ऐसा यकीनी तौर पर करोगे तो मैं तुम्हें वर्ड के दरवाजे के कॉम्बिनेशन नंबर बता दूंगा। तब तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कॉम्बिनेशन नंबर मैंने किसी को बताया होगा। रमेश गोरे की आवाज में हिम्मत आ गई। तो विश्वास करो कि कल एयरपोर्ट पर मौजूद तुम्हारे ऑफिस से वो रजिस्टर वर्ड का दरवाजा खोलने से पहले ही उठा लिया जाएगा। वो हरी जिल्द वाला मोटा सा रजिस्टर है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ऑफिस में कहाँ है और किस टेबल पर रजिस्टर रहता है। अब मुझे वो बातें बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। उसके बाद देवराज चौहान, जगमोहन और रमेश गोरे देर तक बातों में व्यस्त रहे। सवाल जवाब चलते रहे। कार्गो के वॉल्ट पर, वहां लगी सिक्योरिटी पर, देवराज चौहान और जगमोहन गोरे से वहां की एक एक बात, छोटी छोटी बातों के बारे में भी जानकारी लेते रहे। ये भी जाना कि वो हरा रजिस्टर किस टेबल पर होता है और वो ऑफिस एयरपोर्ट पर कहाँ है। ऐसी कोई बात बाकी नहीं बची थी कि जरूरत पड़ने पर देवराज चौहान के पास उसका जवाब न होता। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।